साइप्रस बोहेरा रूम यानी मेडिटरेनियन सी दुनिया का तीसरा बड़ा आइलैंड है। यह तुर्की के साउथ, यूनान के ईस्ट और लबनान के वेस्ट में वाक़ई है। इसका इंटरनेशनल नाम रिपब्लिक ऑफ साइप्रस है, मगर साइप्रस को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। पहले हिस्से को जनूबी साइप्रस कहा जाता है, जो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है और ये इंटरनेशनल लेवल पर तस्लीम शुदा एक स्टेट है। दूसरा हिस्सा शुमाली साइप्रस कहलाता है। यहाँ ज्यादातर तुर्क आबादी है। सिर्फ तुर्की ने ही इसे टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस के नाम से तस्लीम किया है। दोनों हिस्सों को एक ग्रीन लाइन यानी बफर जोन के जरिए जुदा किया गया है, जो यूनाइटेड नेशंस की निगरानी में है। 16th सेंचुरी में बोहेरा रूम पर सल्तनत उस्मानिया और जमहूरिया वेनिस के दरमियान जबरदस्त कशमकश और झड़पें जारी थी। साइप्रस उस वक्त वेनिस के कब्जे में था और ये जजीरा तिजारती और फौजी और अस्करी लिहाज से इंतहाई अहम समझा जाता था। साइप्रस अनातोलिया यानी मौजूदा तुर्की के बिल्कुल करीब और शाम और मिस्र के साहिलों के सामने बोहेरा रूम के बिल्कुल सेंटर में वाक़ई एक जजीरा था और मशरिकी तिजारती रास्तों का भी अहम मरकज था। फौजी छावनी के लिए इंतहाई मौजू और बेमिसाल अहमियत की हामिल जगह थी। इसकी एक और अहमियत बेहतरीन तिजारत और मालो जर के हसूल का मरकज था। दुनिया भर से ताजर यहाँ आकर तिजारत करते। इसी वजह से साइप्रस एक अमीर जजीरा कहलाता था, जहाँ चीनी, कपास और गंदम की पैदावार कसरत से होती थी। जरखेज और सरसब्ज इलाका था और जहाँ तिजारती मरकजी बंदरगाहें भी थीं। वेनिस इस जजीरे से बहुत ज्यादा तिजारत से मुनाफा कमा रहा था। साइप्रस जिसके भी कंट्रोल में होता, उसका बहरी तिजारत पर मुकम्मल कंट्रोल होता था। दुश्मन की फौजी नकलो हरकत पर नजर रखना हो और दुश्मन के हमलों को रोकने की मुकम्मल कुव्वत और ताकत रखने वाला एक जजीरा था। सन 1570 ईस्वी बोहेरा रूम मेडिटेरियन सी की लहरें एक बड़ी जंग की तरफ इशारा कर रही थीं। एक तरफ मजबूत और ताकतवर तरीन सल्तनत उस्मानिया ऑटोमन्स और दूसरी जानब यूरोप की अमीर तरीन रियासत वेनिस थी। ये तनाज़ा सिर्फ एक आइलैंड का तनाज़ा नहीं था, बल्कि ट्रेडिंग, बिजनेस, पावर और सुपरमेसी का तनाज़ा था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि साइप्रस जंग का मैदान बन गया? आइए इस तारीखी वाक़ये की हकीकत को जानते हैं। जंग साइप्रस सन 1570 से सन 1573 ईस्वी तक जारी रही। अगर इस कॉन्फ्लिक्ट का बगौर जायजा लिया जाए तो यह सिर्फ एक जजीरे पे कब्जे की जंग नहीं थी, बल्कि ताकत, मईशत, मजहब और समुद्री हदूद के कंट्रोल की एक पेचीदा कशमकश थी। यह जंग दरअसल उस्मानी सल्तनत और वेनेशियन हुकूमत की जंग थी, जो सन 1570 से लेकर सन 1573 तक जारी रही, जिसमें सल्तनत उस्मानिया के मद्दे मुकाबिल जमहूरिया वेनिस थी। आइए जानते हैं कि इस जंग की असल वजूहात क्या थी। वेनिस के जेर असर या हिमायत याफ्ता बहरी कज़ाक उस्मानी तिजारती व फौजी जहाजों और हुज्जाज कराम के काफिलों पर हमले करते थे। उस्मानी जहाज लूट लिए जाते थे, जिससे तिजारत बहुत मुतासिर होती थी। बहरी सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाती थी। सुल्तान सलीम दोयम ने वेनिस के कमांडर को पैगाम भेजा कि साइप्रस उस्मानियों के हवाले कर दिया जाए, वरना उस्मानियों के गैज़ो गज़ब से बच न पाओगे। मगर वेनिस ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया। सुल्तान सलीम दोयम सल्तनत की हदूद मजीद बढ़ाना चाहते थे। खासतौर पर बोहेरा रूम में मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना उनका बड़ा मकसद था। अहम बात यह थी कि सुल्तान सलीम दोयम बजाते खुद मैदान जंग के बजाय मुज़ाकरात से ज्यादा दिलचस्पी रखते थे, लेकिन उनके वज़रा और फौजी जर्नलों ने साइप्रस पे हमले की भरपूर हिमायत की। बोहेरा रूम इस वक्त कज़ाकों से भरा हुआ था। उस्मानियों ने साइप्रस को उन हमलों का जिम्मेदार और साजिशी मरकज करार दे दिया और उसे खत्म करना अपनी हाकमियत के लिए जरूरी समझा। आखिरकार जुलाई सन 1570 में उस्मानी फौजी बहरी बेड़ा साइप्रस के साहिल पर पहुंचा दिया गया। सिपह सलार लाला मुस्तफा पाशा की क़यादत में 60,000 से जायद फौज साहिल समंदर पर लगकर अंदाज हुई। लिमसोल पर पहला हमला किया गया। इसके बाद निकोसिया, जो कि साइप्रस का कैपिटल था, उसका मुहासरा शुरू कर दिया गया।
शहर के गिर्द मजबूत फसीलें तो थी, मगर दिफाई फौज बहुत ही कम थी। 45 दिन तक शदीद झड़पें जारी रहीं। उस्मानी तोपखाने ने किले की फसीलें तबाह कर डाली। 9 सितंबर 1570 ईस्वी को निकोसिया उस्मानियों ने फतह कर लिया। शहर में खूब लूट मार हुई, हजारों लोग मारे गए, कत्लो गारत की गई। वेनेशियन गवर्नर निकोलो डांडोलो का सर कलम करके फामगोस्ता भेजा गया ताकि वहां की फौज पे उस्मानियों की दहशत और खौफ तारी हो जाए। सबसे अहम मार्का फामगोस्ता का था। फामगोस्ता साइप्रस का सबसे मजबूत तरीन किला था। इस किले का कमांडर मार्क एंटोनियो ब्रागैंडियो था। ब्रागैंडियो के पास सिर्फ 7000 फौजी लश्कर था और उस्मानी फौज की तादाद 1 लाख से भी ज्यादा थी। फामगोस्ता के कमांडर ने यूरोप से फौजी इमदाद की दरख्वास्त की, मगर यूरोप से कोई फौजी इमदाद न भेजी गई। जब माह सितंबर 1570 ईस्वी से मुहासरा शुरू किया, उस्मानियों ने 1 लाख से ज्यादा तोप के गोले किले पर बरसाए। ब्रागैंडियो ने कम दिफाई फौज के बावजूद हर हमले का बहादुरी से दिफा किया। 11 माह तक किले का मुहासरा जारी रहा। किले के अंदर खुराक अद्वियात खत्म हो गई। तरह तरह की बीमारियां फूटना शुरू हो गई। फौजियों की तादाद इंतहाई कम होकर 500 रह गई। आखिरकार अगस्त 1571 में एक मुआहदा हुआ जिसमें ब्रागैंडियो ने बाइज्जत सुलह की शराइत पर किला उस्मानियों के हवाले कर दिया। यहाँ उस्मानियों ने वादा खिलाफी की एक बड़ी गलती की। लाला मुस्तफा पाशा ने वादा खिलाफी की। पहले इज्जत और एहतराम से जान बख्शी का वादा किया गया, फिर बिला वजह ब्रागैंडियो को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके साथियों को कत्ल कर दिया गया। ब्रागैंडियो के कान और नाक काट कर कई हफ्ते तक कैद में रखा गया। बिल आखिर 17 अगस्त सन 1571 को चौक में उसकी जिंदा हालत में जिस्म की खाल उतारी गई। फिर खाल में भूसा भरकर वेनिस भेजा गया। यूरोप में यह खबर आग की तरह फैली और गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। इस वादे की खिलाफ वर्जी के रद्द अमल में जंगे लेपांटो सन 1571 में हुई। ब्रागैंडियो के साथ बुरे सलूक और साइप्रस की फतह ने यूरोप को हिला दिया। पोप पीस ने होली लीग के नाम से एक ईसाई इत्तेहाद बनाया और तमाम ईसाइयों को मुत्तहिद किया। हिस्पानिया, वेनिस और पोप की मुश्तरका बहरी फौज तैयार की गई। साइप्रस की जंग सन 1571 ईस्वी उस्मानी फौजी ताकत की मेराज थी। लाला मुस्तफा पाशा ने नाकाबिले तस्खीर समझे जाने वाले किले भी फतह कर डाले, मगर ब्रागैंडियो के साथ वादा खिलाफी और जुल्म ने पूरे यूरोप को मुत्तहिद कर दिया। इसका नतीजा जंग लेपांटो की सूरत में निकला। 7 अक्टूबर सन 1571 को जंग लेपांटो हुई। उस्मानी बहरी बेड़े को जबरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ा, मगर ईसाइयों को फिर भी साइप्रस वापस ना मिल सका। साइप्रस मुकम्मल तौर पर उस्मानी सल्तनत में शामिल कर लिया गया। सन 1573 में वेनिस ने बाकायदा साइप्रस से दस्तबरदारी का मुआहदा किया। उस्मानी हुकूमत सन 1571 से सन 1878 तक यानी 307 साल तक इस खित्ते पर कायम रही। उस्मानियों ने यूनानी कैथोलिक चर्च खत्म करके यूनानी ऑर्थोडॉक्स को बहाल किया। यूनानी पादरियों को मुकम्मल मजहबी आजादी दी गई तो यूनानियों में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने उस्मानियों की हुक्मरानी तस्लीम कर ली और तुर्कों के साथ जिंदगी गुजारने पर रजामंद हो गए। अनातोलिया यानी तुर्की से हजारों तुर्क खानदान साइप्रस में आबाद हो गए। यही वो लोग हैं जिनकी नस्लें आज तक शुमाली साइप्रस में मौजूद हैं। बहुत से तुर्क लोग साइप्रस में आबाद हो गए। यूनानी और तुर्क कल्चर मिक्स हो गया। आज की तुर्क यूनानी तकसीम की जड़ें इसी दौर की हैं। ब्रागैंडियो यूरोपीय तारीख में एक शहीद का दर्जा रखता है। एक मिल्लत का निजाम राइज हुआ। हर मजहबी ग्रोह अपने मामलात खुद चलाता था। यूनानी, तुर्क और यहूदी अपनी अपनी कम्युनिटी में रहते थे। भारी टैक्स थे जिससे अवाम परेशान हो गई। कई बार यूनानी बगावतें हुई मगर कुचल दी गई। 17वीं और 18वीं सदी में उस्मानी सल्तनत कमजोर पड़ना शुरू हो गई। साइप्रस में कहत, वबाएं और बद इंतजामी आम हो गई। आबादी कम होती चली गई।
यूनानियों में आजादी की तहरीक जोर पकड़ने लगी। सन 1821 में यूनानी आजादी की तहरीक चलाई गई और फिर यूनान में जंगे आजादी शुरू हो गई। साइप्रस के यूनानियों ने भी साथ देने की कोशिश की। उस्मानी गवर्नर क्याचक महमद ने सख्त कार्रवाई की। आर्च बिशप किप्रियानोस समेत सैकड़ों यूनानी रहनुमाओं को फांसियां दी गई। यह वाकया साइप्रस के यूनानियों के दिलों में आज भी जिंदा है। रूस तुर्क जंग सन 1877 में सल्तनत उस्मानिया कमजोर पड़ गई। बर्तानिया ने खुफिया मुआहदा किया। जून 1878 को साइप्रस बर्तानिया के हवाले कर दिया गया। उस्मानियों की नाम की हाकमियत रह गई। मुकम्मल कंट्रोल और इंतजाम बर्तानिया का था। सन 1914 में जब उस्मानियों ने पहली जंग अजीम में जर्मनी का साथ देने का फैसला किया तो बर्तानिया ने साइप्रस बाकायदा तौर पर अपने कब्जे में कर लिया। सन 1925 में साइप्रस बाज़ाब्ता बर्तानवी तसल्लुत में आ गया। अंग्रेजी तालीम और कानून राइज किया गया। सड़कें, अस्पताल, स्कूल बनाए गए, मगर यूनानी अन्नोसिस यूनान से इल्हाक चाहते थे, मगर तुर्क इसके सख्त खिलाफ थे। यूनानी साइप्रस वालों ने EOKA नामी मुसल्लह तंजीम बनाई, जिसकी रहनुमाई जनरल ग्रेवास कर रहे थे। सियासी रहनुमा आर्च बिशप मकारियोस स्वयं भी थे। बरतानी फौज और तुर्क आबादी पर हमले शुरू हुए। तुर्कों ने जवाबी तंजीम TMT बनाई। यूनानी और तुर्क आपस में लड़ने लगे। फसादात, कत्ल गारत आम हो गई। सन 1959 में ज्यूरिख और लंदन मुआहदा हुआ। यूनान, तुर्की और बर्तानिया तीनों जामन ताकतें बनी। 16 अगस्त सन 1960 को साइप्रस मुकम्मल आजाद हो गया। मकारियोस स्वयं पहले सदर बने। आइन के तहत यूनानी और तुर्क मिलकर हुकूमत चलाते रहे। आजादी के सिर्फ 3 साल बाद ही हालात बिगड़ना शुरू हो गए। दिसंबर 1963 में यूनानी और तुर्क आपस में लड़ पड़े। तुर्कों को अलग महलों में महसूर कर दिया गया। फिर यूनाइटेड नेशंस की तरफ से फौज भेजी गई जो आज भी वहां मौजूद है। तुर्क साइप्रस वालों ने अलग इंतजामिया बनाई। 15 जुलाई सन 1974 को यूनान की फौजी हुकूमत ने साइप्रस में बगावत कराई। मकारियोस को हटाकर यूनान से इल्हाक का मंसूबा बनाया गया। तुर्की ने जामिन ताकत होने का हवाला दिया। 20 जुलाई सन 1974 को तुर्क 37% शुमाली इलाके कब्जे में ले लिए गए। 1,60,000 यूनानी जनूब की तरफ भाग गए। 45,000 तुर्क शुमाल में वापस आ गए। जजीरा मुकम्मल तौर पर तकसीम होकर रह गया। ये जख्म आज 15 नवंबर सन 1983 को टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस का ऐलान किया गया, मगर पूरी दुनिया ने इस ऐलान को मुस्तरद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसे गैर कानूनी करार दिया। 1 मई 2004 को जनूबी साइप्रस यूरोपीय यूनियन का रुकन बना। इत्तेहाद की कोशिश के लिए प्लान पेश हुआ। यूनानियों ने रेफरेंडम में मुस्तरद कर दिया। तुर्कों ने कबूल किया। शुमाली साइप्रस यूरोपीय यूनियन से बाहर रहा। ग्रीन लाइन आज भी दोनों हिस्सों को अलग करती है। निकोसिया दुनिया की आखिरी तकसीम शुदा दारुल हुकूमत है। इत्तेहाद की बातचीत कई बार हुई मगर नाकाम रही। 2017 में ट्रांस मोंटाना मज़ाकरात आखिरी बार नाकाम हुए। तुर्क फौज आज भी शुमाल में मौजूद है। मसला अभी तक हल तलब है। साइप्रस की कहानी एक खूबसूरत जजीरे की अलमनाक दास्तान है, जहां सदियों से 2 कौमें साथ रहीं मगर सियासत। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।